हेलो ऑल, वेलकम टू करंट अफेयर्स। मैं हूं एस के यादव और मेरा टेलीग्राम चैनल जो इसके सर के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स मिलेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि अफगानिस्तान में जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है मोहम्मद अशरफ गनी, उन्होंने अपनी देश को छोड़ दिया है, और जो वहाँ के उपराष्ट्रपति है उन्होंने भी अपने देश को छोड़ दिया है। और ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि वो ताजिकिस्तान में वहाँ पे शरण लिए हैं। और तालिबान का पूरी तरीके से अफगानिस्तान पे कब्जा हो चुका है। जो उसके राजधानी थी काबुल, उसको कल यानी 15 अगस्त को वहाँ पे बाहरी जो चार जो डिस्ट्रिक्ट थे उस पे उन्होंने कब्जा किया और अपने नियंत्रण में ले लिया। और जो अफगानी फोर्सेस थे विदाउट एनी स्ट्रगल उनको वो सौंप दिए, जो भी चेक पॉइंट्स थे। और जो प्रेसिडेंट थे, जैसा कि वो ताजिकिस्तान में उम्मीद जताया जा रहा है कि वहाँ पे शरण लिए हैं। तो जो मोस्ट ऑफ जो प्रेसिडेंट जो लीडर्स थे अफगानिस्तान के, वो किसी दूसरे कंट्री में भाग चुके हैं या सरेंडर कर रहे हैं। तो हम इसके बारे में आज डिटेल चर्चा करेंगे। तालिबान क्या है, इसको फंडिंग कहाँ से होती है, क्यों है, क्यों आया और कैसे बनाया गया इसको। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो जैसा कि हमने बात किया कि बहुत ही कम टाइम में ऐसा उम्मीद जताया जा रहा था कि तालिबान को अफगानिस्तान को नियंत्रण लेने में करीब 1 साल लग जाएंगे, लेकिन ये मुश्किल से 3 से 4 महीने के 100 दिन के अंदर इन्होंने इस अफगानिस्तान को पूरे अपने कब्जे में ले लिया तालिबान ने। जैसा कि बाइडेन को ऐसा उनका लगता था कि अगर हम वहाँ से जो यूएस ट्रूप्स हैं वहाँ से अगर अफगानिस्तान से आते हैं, तो जिन्होंने ट्रेनिंग दिया है अफगानिस्तानी फोर्सेस को, वो रजिस्ट करेंगे, तालिबान को लड़ने में सक्षम होंगे। इतने सारे उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी, हथियार दिए गए थे। बट बिल्कुल रेजिस्टेंट नहीं मिला तालिबान को, और इजीली उन्होंने पूरे तालिबान पे उन्होंने बहुत ही कम टाइम में कब्जा कर लिया। वो खुद ही सरप्राइज है, जो उनके स्पोक्स पर्सन है, कि हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी तालिबान पे कब्जा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो अफगानिस्तान की जो फोर्सेस थी वो बहुत ही डिमोरलाइज थी। या तो उनको बैकडोर से उनके साथ समझौता कर लिया गया, या उनको लगता था कि तालिबान से हम जीत नहीं सकते थे। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका ये आज का न्यूज़ है। अभी जो काबुल एयरपोर्ट है वहाँ पे बहुत ही ऐसा स्टैम्पेड देखने को मिल रहा है, और बहुत सारे लोग काबुल को छोड़ना चाह रहे हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ आपको न्यूज़ में देखने को मिल रहा होगा। और काबुल एयरपोर्ट को अभी जो यूएस मिलिट्री वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है उसके पेरीफेरी को, और वहाँ से जो विदेशी लोग हैं वहाँ से अपने फ्लाइट्स लेकर बाहर जा रहे हैं जल्दी से जल्दी। तो अफगानिस्तान के बारे में, जैसे हर एक देश को एक नाम मिला हुआ है कि जैसे भारत को सोने की चिड़िया बोलते हैं, वैसे ही अफगानिस्तान को एक नया नाम मिल गया है, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। यानी कितनी भी बड़ी शक्ति हो उसके वहाँ पे कब्र खुद जाती है वहाँ पे। वो अफगानिस्तान में जीत नहीं पाता है। तो आप देख सकते हैं कि रोमन एम्पायर हो, चाहे मंगोलिया हो, चाहे इजिप्ट के जो फारोस थे, या ब्रिटिश एम्पायर चाहे टर्किश थे, वहाँ पे जो भी इन्वेजन करने गया, चाहे यूएसएसआर जब उसने वहाँ पे कब्जा किया था, अपने साम्राज्य में मिलाने की कोशिश कर रहा था, तो यूएसएसआर का विघटन हो गया। उसके बाद आपका ये अमेरिका आया, और अमेरिका का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसको वापस खाली हाथ लौटना पड़ा और वो जीत नहीं सका। तो अमेरिका ने यहाँ पे लगभग 20 साल का टाइम स्पेंड किया, और लगभग 61 लाख करोड़ रुपए का जो खर्च आया, और करीब 2300 अमेरिकन सोल्जर्स वहाँ पे मारे गए। इसके बावजूद भी अमेरिका को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। और फिर से जो अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हो गया। तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका को एक पार्शलिटी सक्सेस आप इस टर्म में देख सकते हैं कि उसने उसामा बिन लादेन जो एक्यूज था उसको उन्होंने मार गिराया। बट इसके अलावा उनको अफगानिस्तान से कुछ नहीं मिला, और तालिबान को उन्होंने नष्ट नहीं कर सके। और तालिबान दोबारा से राइज हुआ और दोबारा से सत्ता में आ गया। तो बोल सकते हैं कि तालिबान से अभी कोई नहीं जीत सका। इतने सारे जो ब्रिटिश एम्पायर्स हो, चाहे इतने सारे जो बड़े बड़े एम्पायर्स थे जो आए और हार के चले गए। तो बेसिकली ऐसा रीज़न इसका यही है कि जो तालिबान है वो गोरिल्ला वारफेयर में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है, और बहुत ही उसको वही काम करते हैं, गोरिल्ला वारफेयर ही करते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर अगर अफगानिस्तान का हम ज्योग्राफी देखें तो अफगानिस्तान में ये जो हिंदू की पहाड़ियाँ हैं ये पूरे अफगानिस्तान में लगभग फैली हुई हैं। और इन पहाड़ियों में जो
इसको वार करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जो ये तालिबान है ये छोटे छोटे मोर्चे खोलता है और फिर उसके बाद लड़के दोबारा से इन पहाड़ियों के अंदर सुरंग है उनके अंदर ये छुप जाता है, इन पहाड़ियों के अंदर छुप जाता है। तो जो मेन जो एम्पायर्स होते हैं उनके जो वार करने का जो तरीका होता है वो फ्रंट टू फ्रंट होता है, सामने से सामने होता है, तो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कितना वो बम गिराएं। उसके साथ अगर बम गिराते हैं तो जो लोकल यहाँ पे पीपल है जो उनको हानि पहुंचेगा। तो टेररिस्ट है उसका ये फ़ायदा उठाते हैं गुरिल्ला वारफेयर का और लोगों के सेंटिमेंट्स का और लोगों के जान माल का। तो जितना टेररिस्ट नहीं मारे जाते उतने आम लोगों के भी मारे जाने की संभावना होती है। एक स्टेटमेंट था डोनाल्ड ट्रंप का कि उन्होंने बोला था कि हम चाहें तो अफगानिस्तान को 7 दिन में हम हरा सकते हैं इस तालिबान को, लेकिन इसमें जो लोकल पीपल है लगभग 10 लाख लोगों की जान जा सकती है। क्योंकि जो रीजन है उसका आप देख सकते हैं कि जो पहाड़ियाँ हैं उसके अंदर ये केव बना के रहते हैं, वहाँ पे अपने ठिकाने बना रखे हैं। अगर यहाँ पे बॉम्बिंग करते हैं तो जो अदर लोग हैं उनको मरना पड़ेगा। तो इसलिए डिफ़िकल्ट हो जाता है और यहाँ पे बड़े बड़े एम्पायर्स यहाँ पे हार के चले गए। हम बात करते हैं कि तालिबान कौन है, तो 1980 के दशक में जो सोवियत यूनियन की जो सेना थी अफगानिस्तान पे इन्वेजन करते हैं और वहाँ पे अफगानिस्तान को अपने अंडर में लेने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते वहाँ पे एक गवर्नमेंट बनती है और वो गवर्नमेंट यूएसएसआर के अंडर काम करती है। तो जो लोकल ग्रुप थे, जो लोकल पीपुल का इनिशियली जो ग्रुप्स था वो इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करते थे, जिनको मुजाहिदीन ग्रुप्स बोलते थे। और इसको जो इस तरह ग्रुप थे उनको यूएसए और पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। पाकिस्तान में इसको ट्रेनिंग दी गई, यूएसए द्वारा इसको फंडिंग किया गया और इनको यूएसएसआर के अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार किया गया। जब 1989 में जब ये यूएसएसआर का विघटन होता है और चला जाता है यहाँ से, तो ये जो ग्रुप्स थे वो आपस में ही लड़ना स्टार्ट करते हैं और मुल्ला मोहम्मद उमर जो इस तालिबान मूवमेंट का शुरुआत करता है। मोहम्मद उमर एक पश्तून यूथ था और जो तालिबान का जो मतलब होता है आपको मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के वो तालिबान पश्तून भाषा में बोलते हैं और जी यहाँ से ये शुरुआत करता है। जो इसका एम था मुल्ला मोहम्मद उमर का कि जो इस्लाम का सुन्नी इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। और चूंकि सुन्नी इस्लाम को सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है, वहाबी विचारधारा को सपोर्ट करता है, तो सऊदी अरेबिया ने भी इसको फंडिंग इनिशियली किया इसको। और आप देख सकते हैं कि जो जितने भी युद्ध थे जैसे कि उसामा बिन लादेन वो सऊदी यूथ था और सऊदी मिलिटेंट्स था जो इसको तालिबान में आया और तालिबान को और ग्रो किया। जैसा कि हमने बात किया कि जो तालिबान था वो वहाँ पे अफगानिस्तान में जब सेना वहाँ से चली गई यूएसएसआर की तो आपस में ही लड़ने लगे। तो तालिबान ने दूसरे जो समूह थे उनको उनसे लड़ाई करना स्टार्ट किया ये 1992 तक। फिर उसके बाद ये इसका धीरे धीरे क्षेत्र ज़्यादा बढ़ा और 1994 में इसने कंधार पे कब्जा जमा लिया था। फिर उसके बाद 95 में ये हेरात पे तालिबान ने कब्जा जमा लिया। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए 1996 में तालिबान ने जो काबुल की राजधानी है अफगानिस्तान की वहाँ पे कब्जा जमाया। और जब 1996 में काबुल पे उनका कब्जा हो जाता है तो अफगानिस्तान को इस्लामिक कंट्री घोषित करते हैं, इस्लामिक अमीरात घोषित कर देते हैं। और जो वहाँ के राष्ट्रपति थे उस टाइम पे बुरहानुद्दीन रब्बानी, उनको सत्ता से हटाकर जो मुल्ला मोहम्मद उमर है वो अमीर अल मोमिनीन वहाँ से घोषित हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से तालिबान पहले भी अफगानिस्तान में कब्जा कर चुका है और वहाँ पे रूल कर चुका है। जब उनकी एक बार सरकार वहाँ पे बन जाती है तो 90% अफगानिस्तान में वो कब्जा कर लेते हैं बाई 1998 तक। तो आप देख सकते हैं कि पूरा जो अफगानिस्तान है 1998 तक उनके कब्जे में आ जाता है। और ये इनका तालिबान का नियंत्रण कब ख़त्म होता है, जब वहाँ पे यूएसए दोबारा से इन्वेजन करता है, वहाँ पे अपने आर्मी को भेजता है। जब 9/11 की घटना होती है फिर वहाँ से तालिबान को सत्ता से हटाया जाता है और वहाँ पे एक डेमोक्रेसी डेवलप किया जाता है जो 20 वर्ष तक काम करती है। और फिर इस आप देख रहे हैं कि इस डेमोक्रेसी को 2021 में तालिबान ने उखाड़ फेंका जैसे ही यूएसए ट्रूप्स वहाँ से हट गई। तो दोबारा से अब तालिबान का अफगानिस्तान पे कब्जा हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि तालिबान आखिर कैसे काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे किसी देश की सरकार चलती है वैसे भी तालिबान में भी इन्होंने अपने संगठन बना रखे हैं। इनमें जो इनका फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शन है उसमें एक चीफ होता है, बाकी उसमें 3 डिप्टी लीडर होते हैं।
फिर इनकी एक लीडरशिप काउंसिल होती है जिसे रहबुरी शुरा कहते हैं। तालिबान का जो काउंसिल है उसके रहबरी शुरा बोलते हैं। फिर उसके बाद अलग अलग विभागों में इनके कमीशन होते हैं, और सभी प्रांतों के लिए जो इनके अलग अलग गवर्नर और कमांडर भी नियुक्त की जाती है इन तालिबान के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट किसी आम गवर्नमेंट होती है किसी देश में, उस तरह से इन्होंने एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट से डिसेंट्रलाइज किया है उन प्रांतों पे शासन करने के लिए और देश में शासन करने के लिए। अभी जो इनका नेता है वो मौलवी हिब्बतुल्ला अखुनजादा है, जिसको इस नेता को बोलते हैं अमीर अल मोमिनीन। जैसे आपने देखा होगा कि मोहम्मद उमार को जो उपाधि मिली थी अमीर अल मोमिनीन का, तो अभी अमीर जो अल मोमिनीन है वो मौलवी हिब्बतुल्ला अखुनजादा है। अभी जो इसके तीन डिप्टी लीडर है, पहला है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला मोहम्मद मोहम्मद याकूब और सिराजुद्दीन हक्कानी, जो हक्कानी नेटवर्क का जो फाउंडर था जलालुद्दीन हक्कानी उसका बेटा है, और हक्कानी नेटवर्क का ये मुखिया भी है। जो इनकी काउंसिल होती है, जैसा कि हमने बताया कि रहबुरा शुरा या क्वेटा शुरा बोलते हैं, जिसमें 26 सदस्य होते हैं। और इनके ये आप बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट या आम सभा बोल सकते हैं या लोकसभा। इसको क्वेटा शुरा कहने का नाम मिला है क्योंकि ये पाकिस्तान का जो क्वेटा है वहाँ से ये जब ये तालिबान जब आउट ऑफ अफगानिस्तान था, तो वहाँ पे से इसको ऑपरेट करते थे, इसलिए इसको क्वेटा शुरा भी बोलते हैं। जो स्टेट होता है जब इनके प्रांत बनते हैं तो उसमें एक गवर्नर होता है, कमांडर होता है और एक सीनियर जज होता है, जिनकी नियुक्ति इनके मिलिट्री कमीशन द्वारा की जाती है। इसके अलावा एक सीनियर जज का पोस्ट होता है, जैसे कि हमने बताया, जो कि अभी मुल्ला मोहम्मद हकीम है जो इस पोस्ट पे है। और ये अभी जो दोहा का जो निगोशिएशन चल रहा है उसकी ये टीम को लीड कर रहा है, जो मुल्ला मोहम्मद हकीम है। अब तालिबान की अगर हम आइडियोलॉजी की बात करें तो आपने देखा कि 1996 से 2001 तक इनकी सत्ता रहती है अफगानिस्तान में। और उस टाइम पे जब ये राज किए थे तो उस टाइम पे जो इनके आइडियोलॉजी उभर के आई थी उसमें ये था कि ये शरिया कानून पूरे देश में लागू किया इन्होंने। लड़कियों को स्कूल जाने से और महिलाओं को काम करने से रोक लगा दी। फिर जो पुरुष थे उनको नमाज पढ़ना और दाढ़ी रखना अनिवार्य कर दिया। फिर उसके बाद जो आदेश नहीं मानने थे इस तरह के उनको सजा पब्लिकली सजा देते थे। और अगर हत्या के जुर्म में कोई पकड़ा जाता था तो उसको फांसी पे चढ़ा देते थे, और चोरी के जुर्म में पकड़ने वाले को ये अंग काट दिए जाते थे। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली इनके सत्ता के टाइम में। और बहुत सारे जो टेररिस्ट ग्रुप थे पूरी दुनिया भर के, उनको उन्होंने पनाह देना शुरू किया था। तो ये जो आइडियोलॉजी थी इनकी तालिबान के ड्यूरिंग अफगानिस्तान रूलिंग टाइम पे। तो जैसा कि हमने बताया कि 1996 से 2001 तक तालिबान का कब्जा रहता है अफगानिस्तान में। और ये कब्जा खत्म होता है जब वहाँ पे यूएस ट्रूप्स वहाँ पे हमला करते हैं 9/11 की घटना के बाद। और जब ये अफगानिस्तान पे आक्रमण करते हैं यूएस ट्रूप्स, तो मात्र 3 महीने के अंदर इनके सत्ता को वहाँ से बेदखल कर देते हैं। इस दौरान जो तालिबान के जो बड़े नेता है वो क्वेटा शहर में, जो पाकिस्तान का क्वेटा है, वहाँ पे शरण लेते हैं और वहीं से अपनी इस गतिविधि को चलाते हैं। बीच बीच में ये वारफेयर, गुरिल्ला वारफेयर करते रहते हैं यूएस आर्मी के अगेंस्ट। तो आप देख सकते हैं कि जो इनके बीच में जो कुछ मेजर से घटनाएं हुई तो उसके बारे में बात करते हैं। 2012 में सितंबर में तालिबान ने काबुल के कई इलाकों में हमला किया जिसमें नाटो कैंप भी शामिल थे। 2013 में यूएस के ड्रोन हमले में तालिबान के सबसे बड़े नेता जो हकमुल्ला मसूद की था उसकी मौत हो जाती है। फिर 2015 में अगस्त में तालिबान ने मुल्ला मंसूर को अपना नेता नया चुनता है। फिर उसके बाद 2016 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मुल्ला मंसूर को भी मार दिया जाता है। 2001 से और 2019 के बीच में अगर हम बात करें तो अमेरिका के लगभग 61 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए, और 2300 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए, और लगभग 64,100 से ज़्यादा अफगानिस्तानी सैनिक और पुलिसकर्मी मारे गए। फिर लगभग 1,11,000 से ज़्यादा अफगानिस्तानी नागरिक मारे गए हैं इस वारफेयर जो 2000 जो करीब 20 साल चला। अब जैसा कि हमने देखा कि तालिबान ने अब कब्जा कर चुका है अफगानिस्तान के ऊपर, तो भारत की कुछ चिंताएं हैं। तो आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान सरकार के जरिए भारत और पाकिस्तान की कूटनीति बढ़त मिलती थी जब वहाँ पे डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट थी। और अफगानिस्तान के
बहुत सारे डेवलपमेंट कार्य थे वो भारत द्वारा किया गया था। और जो अफगानिस्तानी नागरिक है वो भारत के प्रति उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर होता था। और पाकिस्तान को काउंटर करने में भारत को अफगानिस्तान से एक बढ़त मिलती थी, उससे मदद मिलती थी। तो एक स्ट्रेटेजिक बेनिफिट था जो अब तालिबान के आने से अब ये इसका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको आप देख सकते हैं कि ये काला बादल घिरा हुआ है। और अब जो भारत का क्या वहाँ पे एजेंडा होगा वो उसमें चेंजेस आएगा, और जो तालिबान का क्या एजेंडा होगा भारत के प्रति उसमें आगे आपको देखने को मिलेगा। उनके एजेंडे में क्या क्या शामिल करते हैं जब वो गवर्नमेंट बनाते हैं। भारत की संभावना है कि जो वखान कॉरिडोर है उसके थ्रू इंडिया में टेररिस्ट का इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं, और वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। थैंक यू। इस चैनल के साथ जुड़ रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और मैं आशा करता हूँ कि तालिबान के बारे में आपको जानकारी पूरी कंप्लीट मिल गई होगी और आपको अच्छा लगा होगा।